गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में। आज 16 अक्टूबर 2023 है, तो चलिए अपने इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चर्चिल का एक स्टेटमेंट है, एटीट्यूड इज द लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। क्या है ये एटीट्यूड? एटीट्यूड आपका किसी चीज को देखने का नजरिया है, और आपका जो नजरिया है वो कैसा है, इस चीज से काफी फर्क पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो, ताकि वो पॉजिटिव चेंजेस भी कैटर कर सके। चलिए अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हेडलाइंस में क्या है। द हिंदू में सबसे पहले तो वही इजराइल और हमास का वॉर प्रोमिनेंट है, जो हर दिन न्यूज़पेपर में आ रहा है और फ्रंट पेज भी कवर कर रहा है। तो इजराइल ने ये बोला था कि जो नदन गाजा स्ट्रिप का पार्ट है उसको वहां की पॉपुलेशन छोड़कर साउथ में चली जाए, और 1 मिलियन से ज्यादा लोग यानी 10 लाख से ज्यादा लोग ये नॉर्थ का पार्ट छोड़ के साउथ में जा भी रहे हैं। और अब जो इजराइल है वो इस नॉर्थ के पार्ट को अटैक करने के लिए तैयार है। हालांकि क्लाइमेट या मौसम की वजह से थोड़े समय के लिए यह असॉल्ट रोका गया है, और यूएस के इंटरवेंशन के बाद यहां पर जो पानी की सप्लाई है नदन गाजा में उसको वापस रिलीज किया गया है, क्योंकि कंप्लीट सीज के तहत पानी, बिजली, गैस सब कुछ रोक दिया गया था। तो पानी की सप्लाई तो बहुत ज़रूरी थी, इजराइल ने अभी उसको रिलीव किया है इनफैक्ट एबल से। अब यहाँ पर देखिए, एक आर्टिकल है कि जो नया इन्वेस्टमेंट है वो स्लो देखा जा रहा है। सेकेंड क्वार्टर में 2023-24 के सर्वे यहाँ पर बताता है। बहुत सारा रफ डेटा यहाँ पे दिया गया है, इतना माइन्यूट डेटा आपके काम आता नहीं है। कोई बहुत ब्रॉड डेटा आए तो ज़रूर आप उसे कवर करिए और अपने मेंस में यूज़ करिए। एट द सेम टाइम जब आप पेज नंबर 15 पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा कि यूएसए ने वार्निंग दी है कि पूरी संभावना है कि ईरान हमास और इजराइल के इस वॉर में इंटरवीन कर सकता है। और इजराइल में ये ईरान सीधा इंटरवीन नहीं करेगा, बल्कि ईरान को अगर इंटरवीन करना है तो वो लेबनान का सहारा लेगा। लेबनान में जो एक मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्ला, वो उसको बैक करता रहा है हिस्टोरिकली और फंड करता रहा है, और पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो लेबनान के सहारे इंटरवीन करेगा इजराइल के इस पूरे वॉर में, ये पॉसिबिलिटी है। तो चलिए, ये तो फ्रंट पेज पर आपकी न्यूज़ है, और बाकी बीच में जो इजराइल के ऊपर न्यूज़ है उसे भी हमने देख लिया। ये कई सारे आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं, तो एक एक करके हम इन आर्टिकल्स को देखते हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये मिशन शक्ति के बारे में है। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अभी हाल ही में लखनऊ में मिशन शक्ति का चौथा फेज लॉन्च किया है। मिशन शक्ति का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव विमेन को प्रमोट करना है कि उनका जो सेल्फ रिलायंस है, सेफ्टी है और जो रिस्पेक्ट है उसे अपहेल्ड किया जा सके। मिशन शक्ति के बारे में बताता हूं तो ये एक ऐसी स्कीम है जो कि मिशन मोड पर काम करती है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो गवर्नमेंट है वो इंटरवीन करे, किस लिए? ताकि विमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। अब देखिए, ये किया कैसे जाएगा। अब इसको करने का तरीका ये है कि गवर्नमेंट एक कमिटमेंट शो कर रही है कि जो डेवलपमेंट किया जाएगा वो विमेन लेड होगा। मतलब जो डेवलपमेंटल स्टोरी होगी उत्तर प्रदेश की या पूरे भारत की, उसमें विमेन का की रोल होगा, और जो उनकी पूरी लाइफ साइकिल है उसमें वो नेशन बिल्डिंग में एक इक्वल पार्टनर के तौर पे खुद को अवेल कर पाएंगी। यहाँ पर जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। इसमें कुछ बेसिक बातें आपको जाननी चाहिए, जैसे कि जो मिशन शक्ति है उसमें 2 सब स्कीम्स आती हैं। बहुत बड़ी स्कीम है ये, अगर आप उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव से देखो तो एक का नाम है सबल और दूसरे का नाम है सामर्थ्य। तो जो सबल पार्ट है इसमें विमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा, और ये जो कंपोनेंट है इसके विद इन कई सारी जो नेशनल लेवल की स्कीम्स हैं उनको कवर करके उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे कि वन स्टॉप सेंटर, जहां पर सभी तरीके की सुविधाएं विमेन एक ही जगह पे जाके ले सकती हैं, विमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और नारी अदालत एक नया कंपोनेंट है जिसको अभी इसमें इंक्लूड किया गया है। नारी अदालत में एक्चुअली में होगा क्या कि अगर कोई मान लीजिए डिस्प्यूट है जिसमें विमेन इन्वॉल्व हैं, तो ये कोशिश की जाएगी कि अगर सिविल डिस्प्यूट है तो पहले बातचीत करके अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के माध्यम से उसे रिजॉल्व किया जाए, और वहाँ पे वो नहीं हो पाता है तो फिर जो लीगल सिस्टम है उसको अप्रोच किया जाए। अब जो दूसरा कंपोनेंट है मिशन शक्ति का, दैट इज सामर्थ्य। मतलब विमेन को हमें कैपेबल बनाना है, और इसमें भी कई सारी पहले की स्कीम्स इसका पार्ट है, जैसे कि उज्ज्वला स्कीम, सुधार गृह, जो विमेन किसी भी तरीके की ट्रैफिकिंग का शिकार हुई या उन्हें कोई और प्रॉब्लम हुई तो फिर उन्हें एक रास्ता दिया जाएगा, उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाएगा, ये सब इसका पार्ट है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल, इन सभी को कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इसके एडिशनली नेशनल क्रच स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स, मतलब जो महिलाएं काम कर रही हैं, अगर वो किसी भी कॉरपोरेशन में है, वहाँ 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो बच्चों को रखने के लिए वहाँ पे क्रच फैसिलिटी होनी चाहिए, और हर मदर को 2 से 3 बार वहाँ विजिट करने को भी अलाउ होगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, ये कुछ अम्ब्रेला स्कीम्स, मतलब एक तरीके से जो ये
मिशन शक्ति है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम की तरह वर्क कर रही है जिसके विद इन कई सारी स्कीम्स इसका पार्ट है। तो सारी बातें मैंने आपको मिशन शक्ति के बारे में बता दी। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट के बारे में है। अभी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मामला आया और ये मामला ऐसा था कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आया। हालांकि बाद में उन्होंने अल्टीमेटली एक कदम उठा ही लिया। एक मैरिड विमेन रही और उनकी प्रेगनेंसी को 26 हफ्ते 26 वीक्स बीत चुके थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्ली रखी कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती हैं। और जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करना चाहती हैं तो उनके लॉयर का ये कहना था कि वो बच्चे को पालने की कैपेबिलिटी में नहीं है, मतलब उनका जो मेंटल स्टेटस है वो ऐसा नहीं है कि वो बच्चे को संभाल सकें और उनके कुछ हेल्थ इश्यूज भी हैं। अब इस बात को लेकर काफ़ी विवाद रहा कि महिला जो है वो 26 हफ्ते की प्रेग्नेंट है, क्योंकि देखिए इंडिया में जो प्रेगनेंसी है उसे मैक्सिमम 24 वीक तक ही टर्मिनेट किया जा सकता है। 24 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी बहुत ही स्पेसिफिक केस में ही टर्मिनेट होती है। सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली में इनकी प्ली को 9 अक्टूबर को एक्सेप्ट किया गया। गवर्नमेंट का ये कहना था कि जो एम्स की रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया कि जो फोइटस है, मतलब जो गर्भ में बच्चा है, वो अभी अच्छी कंडीशन में है और उसकी हार्ट बीट्स चल रही हैं। अगर इस स्टेज पर बच्चे को अबॉर्ट किया गया तो इसका मतलब यह है कि वो मर जाएगा। अब इसका दो ही तरीका हो सकता है, या तो आप उसकी हार्ट बीट को स्टॉप कर दें या फिर इसका सीधा सा मतलब है कि आप उसको जान से मार दें। दूसरा तरीका यह है कि आप उसको पहले ही डिलीवर करवा दें। अगर आपने प्री मेच्योर डिलीवरी करवाई तो बच्चे को कई तरीके की कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हो सकता है वो कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ लाइफ लॉन्ग चले जाएं। अब ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बड़ा ही क्रिटिकल इशू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो विमेन को ये अलाउ कर दिया कि आप प्रेगनेंसी को एंड कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में उनको लगा ये तो मैंने गड़बड़ कर दिया, तो उन्होंने फिर ये जो अपना वर्डिक्ट था उसको विड्रॉ कर लिया। अब उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। बड़ी कंफ्यूजन में हमें हमारा सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में दिखा, लेकिन 2 दिनों के बाद ही उन्होंने एक लार्जर बेंच को, जिसको हेड कर रहे थे हमारे सीजीआई, उसको भेज दिया ये मामला कि आप देख लो, हमें नहीं समझ में आ रहा है। 12 अक्टूबर को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने विमेन को पहले रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज रिकंसीडर कर लो और इस बच्चे को मत मारो। आपका जो फोइटस है उसमें हार्ट बीट चल रही है, वो 26 हफ्ते का हो चुका है। आप सिंपली समझो कि वो बच्चा लगभग 6 महीना या उससे ज्यादा का है, मतलब ये प्रेगनेंसी 6 मंथ या उससे ज्यादा की है, नॉट 6 वीक, ठीक है। तो 6 महीने से ज्यादा का बच्चा गर्भ में है और उसे मारना है, तो कॉम्प्लिकेटेड तो मामला पूरा था ही। कुछ बच्चे जो पैदा नहीं हुए हैं, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ, अनबॉर्न चाइल्ड, उसके भी तो कुछ राइट्स होते हैं। अब यहाँ पे जो विमेन की ऑटोनॉमी है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब यही कॉम्प्लिकेशन फंस गया कि अनबॉर्न चाइल्ड के क्या राइट्स हैं और विमेन की ऑटोनॉमी कैसे हम बैलेंस करें। जो पेटिशनर है उन्होंने ये बोला कि देखिए हमारे पास आर्टिकल 21 है, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके तहत ये अधिकार हमारे पास है कि हम अपने बच्चे को रखना चाहते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है जो 1971 में आया था। इसमें यह कहा गया है कि मैक्सिमम 24 वीक तक ही एक बच्चे को टर्मिनेट किया जा सकता है, उसके बाद नहीं। लेकिन अगर आप आर्टिकल 21 की बात करोगे तो फिर वो इस पूरे एक्ट को ओवरराइड कर लेगा, मतलब आर्टिकल 21 तो ऑफ कोर्स उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन लीगल सिनेरियो इस बारे में बिल्कुल क्लियर नहीं है कि जो फ्यूटस होता है, मतलब एक बच्चा जो गर्भ में है, वो जिंदा है कि मरा हुआ है। अब इसी मुद्दे को लेकर काफी विवाद पैदा हो जाता है। अब कुछ बातें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के बारे में भी कर लेते हैं। इसमें इन जनरल कोई भी मैरिड वुमेन 20 हफ्ते तक अपने बच्चे को टर्मिनेट कर सकती हैं अगर उनका जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसके जरिए प्रेगनेंसी वो रोकना चाहती थी वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाया तो। लेकिन अगर ऐसा करना है तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो ओपिनियन है वो रिक्वायर्ड होगा। लेकिन अगर कोई महिला 20 से 24 हफ्ते के बीच अपने बच्चे को टर्मिनेट करना चाहती हैं तो यहां पे 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का ओपिनियन रिक्वायर्ड होगा। कुल मिला के 20 हफ्ते के पहले करना है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि कुल मिला के एक एक्सपीरियंस डॉक्टर, और अगर 20 से 24 हफ्ते के बीच में टर्मिनेट करना है तो 2 डॉक्टर्स का अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा केस आ गया जहां पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है 24 हफ्ते के बाद, ऐसे केसेस में ये देखा जाता है कि क्या ये कोई स्पेशल केस है जहां पे मां की जान को खतरा है या फिर जो बच्चा गर्भ में है उसमें एबनॉर्मेलिटीज हैं, उसका जीवन जो है वो अच्छा नहीं होगा, तो फिर ऐसे केस में स्टेट लेवल का एक मेडिकल बोर्ड होता है जो अपना अप्रूवल देता है। अब यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था, एम्स के डॉक्टर्स की कमेटी को बोला गया था कि आप रिकमेंड करो, और एम्स के डॉक्टर्स की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने ये पाया कि हाँ जो महिला है उसकी
मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो बच्चे को पाल सके, उसके 2 बच्चे ऑलरेडी हैं। तो अब ये तीसरा बच्चा वो हैंडल कर पाएंगे कि नहीं ये पता नहीं था, तो फिर बोला गया कि ठीक है टर्मिनेट करने दो। 20 से 24 हफ्ते में भी जो स्पेशल कैटेगरी की विमेन होती हैं उन्हें ही अलाउ किया जाता है, जैसे कि रेप की सर्वाइवर्स हों, इंसेस्ट जो फैमिली में ही किसी विमेन को असॉल्ट किया जाता है उनकी कोई विक्टिम हो, कोई वल्नरेबल विमेन हो जैसे कि डिसेबल्ड विमेन हैं, दिव्यांग महिला हैं, माइनर हैं, तो उनके केसेस में भी ये अलाउ किया जाता है। देखिए यहाँ पर हम जिस भी महिला की बात कर रहे हैं हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं और ना ही उनकी कोई और आइडेंटिटी आपको देखने को मिलेगी। रीज़न ये है कि जो ये MTP एक्ट है 1971 का, इसमें साफ कहा गया है कि जो प्रेग्नेंट विमेन हैं उनका नाम या उनकी कोई भी आइडेंटिटी कहीं पर भी रिवील नहीं की जाएगी। तो ये पूरा मामला MTP एक्ट का है। फाइनली ये वर्डिक्ट आ गया है कि वो अपनी प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कर सकती हैं, लेकिन इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है इस पूरे मुद्दे की वो आपको जानना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया ना। यहाँ पर हमने देखा कि अभी सिक्किम में एक फ्लैश फ्लड आया जिसमें कई सारे लोगों की जान गई, लगभग 94 लोगों ने अपनी जान गंवाई यहाँ पर। उस दौरान एक जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक हमारा प्रोजेक्ट था, एक डैम था, वो भी उस फ्लैश फ्लड का शिकार हो गया। लेकिन जैसे ही ये फ्लैश फ्लड का शिकार हुआ, भूटान में हम 3 डैम बना रहे हैं और उसमें से जो 2 डैम हैं वो लगभग वैसे ही हैं जैसे कि हमारा ये चुंगथांग डैम था। अब इस बात के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाने लगा है कि जो हम लोग डैम भूटान में बना रहे हैं क्या वो एक्चुअली में ऐसे किसी फ्लैश फ्लड को झेल पाएगा, और अगर नहीं झेल पाएगा तो क्या हमें हमारे द्वारा बनाए जाने वाले डैम्स के स्ट्रक्चर में, डिजाइन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि चुंगथांग डैम जो कि सिक्किम ऊर्जा के नाम से भी सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड जो कंपनी है उसके एम्बिट में आ रहा था, ये 1200 मेगावाट का एक पूरा डैम था जो बिजली इतनी पैदा कर सकता था। तीस्ता 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के नाम से भी इसको जाना जा रहा था। ये तीस्ता नदी के ऊपर है और पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था। रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप देखो कि ये डैम था चुंगथांग डैम, जो फ्लैश फ्लड के पहले कुछ ऐसा दिखता था और जब फ्लैश फ्लड आया ना तो इसने अचानक से इसको तबाह कर दिया। और देखिए ये सिचुएशन ऐसी हो गई, मतलब ये डैम इस फ्लैश फ्लड में ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रेज किया जाने लगा कि ये एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट था और ऐसा ही प्रोजेक्ट तो हम भूटान में भी लगा रहे हैं। अब ये रन ऑफ द रिवर डैम्स कैसे होते हैं? देखो ये ग्रेविटी डैम से बहुत अलग होते हैं। ग्रेविटी डैम में क्या होता है कि एक नदी आ रही है और हमने देख लिया कि यहाँ पे मान लो कोई हिली एरिया है तो यहाँ पर हम एक बहुत बड़ा सा कॉन्क्रीट डैम बनाते हैं, एक बैरियर बनाते हैं। अब ये ग्रेविटी डैम होते हैं, मतलब इनकी अपनी खुद की ग्रेविटी कॉन्क्रीट की वजह से इतनी ज़्यादा होती है कि ये इस पानी को होल्ड कर सकते हैं। अब इसके पीछे ना एक ये पूरा रिजर्वायर बन जाता है। ये रिजर्वायर तो कई बार मतलब कुछ किलोमीटर्स के स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला होता है। अब ये जो पानी यहाँ इकट्ठा होता है, इस पानी के कुछ और भी फायदे होते हैं, जैसे कि यहाँ से आप इसका इरिगेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर कुछ और तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। प्लस यहाँ पर जो पानी है उसको छोड़ा जाता है और इससे ही टरबाइन घूमते हैं और बिजली बनती है। तो ग्रेविटी डैम्स जो हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं। अगर बहुत सीवियर प्रेशर आएगा तभी ये डैम्स टूटेंगे, और ये डैम्स जब टूटेंगे तो तबाही का जो मंजर होगा वो किसी से देखा भी नहीं जाएगा। हालांकि इनको थ्रेट थोड़ा कम होता है। लेकिन रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कैसे होते हैं? वो ऐसे प्रोजेक्ट नहीं होते। यहाँ पर केवल एक बैरियर बनाया जाता है। जैसे देखो ये नदी आ रही है ना, ये नदी आ रही है तो इस नदी पर यहाँ पर एक हमने बैरियर बना दिया। अब ये जो बैरियर होता है ये पानी को रोकने के लिए नहीं होता, मतलब बहुत बड़ा रिजर्वायर तैयार करने के लिए नहीं होता जैसे कि ग्रेविटी डैम्स होते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना होता है कि आप यहाँ पर इतना पानी होल्ड कर लो कि आप इस पानी को डाइवर्ट कर सको। तो नदी यहाँ से आ रही है, यहाँ पर हम एक बैरियर बनाएंगे, उस बैरियर से हम यहाँ पे पानी को डाइवर्ट करेंगे और ऐसा करते वक्त जमीन के स्लोप का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर एक कंटेनर नुमा बना दिया जाता है। इस जगह पर जो पानी इकट्ठा होता है उसमें सेडिमेंट जम जाते हैं, तो सेडिमेंट नीचे जम जाते हैं तो फिर पाइप के सहारे पानी यहाँ इस ढाल से नीचे आएगा। एक स्टीप ढाल बनाया जाता है ताकि पानी बहुत तेजी से नीचे आए। अब यहाँ से भी पानी को निकलने की थोड़ी सी जगह दे देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो इधर से निकल के वापस से नदी में आ जाए। अब यहाँ से जो स्टीप बहुत तेजी से पानी आता है वो आता है इस इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के पास और यहाँ पर टरबाइंस लगे होते हैं। इसी पानी के प्रेशर से ये टरबाइन घूमता है और इस टरबाइन के घूमने से बिजली पैदा होती है और फिर इसे तारों के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है शहरों में। इस तरीके से काम करते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। अब देखो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में और जो ग्रेविटी डैम्स होते हैं उसमें अंतर इतना होता है कि जो ग्रेविटी डैम्स होते हैं उन्हें इस तरीके से बनाया जाता है कि वो एक बहुत बड़े रिजर्वायर को क्रिएट कर सकें और उसके पानी के प्रेशर को ये यहाँ पे हैंडल कर सकें। जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर जो बैरियर बनाया जाता है वो सिर्फ इतना होता है कि वो पानी को डाइवर्ट कर सके। और यहाँ पर अगर कोई फ्लैश फ्लड आया
और वो बहुत तेज फ्लड है, तो फिर वो इस डैम को यूं तबाह कर देगा, बिल्कुल ये ताश के पत्तों की तरह बिखरेगा, जैसे कि चुंगथांग डैम बिखर गया। अब ये जो डैम था, आप इसको देखो तो इसको बनाने में 25,000 करोड़ की लागत आई थी। हम चुंगथांग डैम की बात कर रहे हैं, और इसे अभी हमने 2017 में ही ऑपरेशनल किया था, और 2023 में ये बिखर गया। और बिल्कुल ऐसे ही डैम्स हम वहां पे भी बना रहे हैं। भूटान में हम 3 डैम्स बना रहे हैं, जिसमें से जो एक डैम है उसका नाम पूना 1 है और दूसरे का पूना 2 नाम है। जो पूना 1 है वो 1200 मेगावाट का है और पूना 2 भी 1020 मेगावाट का है। मतलब काफ़ी बड़े डैम ये भी हैं, जो कि रन ऑफ द रिवर टाइप के ही डैम हैं। इसके अलावा 660 मेगावाट का एक कोलुंगचू डैम भी है, जो कंपैरेटिवली छोटा है। अब देखो इसकी जो कीमत है वो 21,000 करोड़ है, जो कि पूरी तरीके से इंडिया ही फंड कर रहा है। अब इंडिया जो फंड कर रहा है, देखो इंडिया अगर भूटान में ये डैम्स बना रहा है, वहां बिजली पैदा होगी, तो उस बिजली को वापस इंडिया ही खरीदेगा, और इससे हमारे नदन और ईस्टर्न इंडिया में बिजली लेने का प्लान था। देखो भूटान के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो भूटान जब इन्वेस्टमेंट लेता है इंडिया से, तो फिर इंडिया को ये वादा करना पड़ता है कि जो वहां बिजली बनेगी हम उस बिजली को खरीद लेंगे, आप टेंशन मत लो। तो देखो ऐसा ही वादा किया जाता है। जो 660 मेगावाट का कोलुंगचू प्रोजेक्ट है, वो देखो लोअर कोर्स जो कोलुंगचू रिवर का है ईस्टर्न भूटान में, वहां पे लोकेटेड है। पूना 1 का काम 2008 में शुरू किया गया था, ये 2024-25 तक कंप्लीट हो जाएगा। और जो पूना 2 है, इसे 2023-24 तक शुरू करने का पूरा प्रॉपर प्लान है। प्रोटोकॉल इसके लिए 2009 में साइन किया गया था, और इस प्रोटोकॉल के तहत ये कहा गया था कि इंडिया कम से कम 10,000 मेगावाट बिजली भूटान से खरीदेगा, क्योंकि जो लोन आप भूटान को दे रहे हो, भूटान उसको कैसे चुकाएगा। तो सीधा सा तरीका ये है कि भूटान के पास हिमालयन टोपोग्राफी है, तो हम उस टोपोग्राफी का इस्तेमाल करके वहां पे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स लगा देते हैं, डैम बना लेते हैं, फिर हम उनसे बिजली खरीदते हैं, और बिजली खरीद के हम उनको पैसा देते हैं। जो पैसा हम उनको देते हैं उसी से वो हमारा कर्ज चुका देते हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा बिजली उनको बचती है वो अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो भूटान के साथ इंडिया का जो पूरा डायमेंशन है, जो इन्वेस्टमेंट हम उनके यहाँ करते हैं, वो बहुत ईजी होता है भूटान के लिए, इसीलिए भूटान उसे बहुत ईगरली एक्सेप्ट भी करता है। हम उनके यहाँ डैम बनाएंगे और हम बिजली खरीद के उनको पैसा देंगे, ये सीधा मामला होता है। लेकिन अगर आपके डैम्स आपके खुद के देश में इतनी तेजी से बिखर रहे हैं, तो फिर आपको ध्यान देना चाहिए कि भूटान में जो आप डैम बना रहे हो उसका क्या होगा। क्या वो ऐसे ही बिखरेंगे अगर वहां पे कोई फ्लैश फ्लड आया तो, क्योंकि टोपोग्राफी तो सेम ही है। तो क्या आप उसको उसकी डिजाइन में उसकी टेक्निकलिटी में अब बदलाव की जरूरत नहीं है क्या। तो ये तो पूरा मामला इस पूरे डैम का रहा। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो तिलापिया पर्वो वायरस के बारे में है। देखो जो पर्वो वायरस है, या पैरवो वायरस आप बोल सकते हो, ये डॉग्स को इम्पैक्ट करता है। और डॉग्स में जब ये पैरवो वायरस होता है तो उनके पेट के भीतर सूजन हो जाती है और फिर उनको खून की उल्टियां होने लग जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक अलग तरीके का पैरवो वायरस अब हमारे प्रोजेक्शन में देखा जा रहा है, जो कि तिलापिया, जो कि एक मछली की प्रजाति है, उसमें देखा गया है। ये फार्म ब्रेड तिलापिया, जिसे लोग कई बार जलेबी मछली भी बोलते हैं, कई बार सरकारी मीनू मछली भी बोलते हैं, ये फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज है, जो कि बहुत एबंडेंस में इंडिया में पाई जाती है। लेकिन इस वायरस की वजह से बहुत तेजी से ये मछली मारी जा रही है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि मछली इंडिया में कई सारे लोगों की आजीविका का एक सोर्स है। अब यहाँ पर पहला केस आया है जो कि तमिलनाडु में आया है। यहाँ पर देखिए, ये जो तिलापिया मछली है, इसे पुअर मैन्स फिश कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है और ये बहुत कम फिश का टेस्ट देती है, तो लोग इसे खाना पसंद करते हैं। मोजाम्बिक, देखो ये इंडिया की नेटिव फिश नहीं है। मोजाम्बिक तिलापिया को इंडिया में 1950s में इंट्रोड्यूस किया गया। इसे तमिल में जिलाबी बोलते हैं और इसीलिए कई लोग इसे जलेबी मछली बोलने लग गए। ये लो ऑक्सीजन लेवल में भी सर्वाइव कर सकती है, और जैसे ही ये इंडिया में आई इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। 1970s में नाइल तिलापिया को, जो नील नदी में रहती है, उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, इस मछली से कई सारे लोगों की आजीविका चल भी रही थी। लेकिन 2019 में चाइना में पहली बार जो पर्वो वायरस है उसने तिलापिया मछली को इम्पैक्ट किया, और 2021 में ये केस थाईलैंड में आया। और अब इंडिया तीसरा देश ऐसा बन गया है जहां पर चाइना थाईलैंड के बाद तिलापिया मछली में पर्वो वायरस देखा जा रहा है। यहाँ पे जो हमारा अगला आर्टिकल है वो इजिप्ट के बारे में है। इजिप्ट हेपेटाइटिस सी को एलिमिनेट करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और WHO ने काफी अप्रिशिएट किया है इजिप्ट को। इजिप्ट के लिए यह कहा गया कि इजिप्ट दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसे गोल्ड टियर स्टेटस दिया गया है। गोल्ड टियर स्टेटस क्या होता है मैं आपको वो बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि हेपेटाइटिस सी क्या होता है। हेपेटाइटिस सी को एलिमिनेट करने के लिए जो काम किया जा रहा है इजिप्ट के द्वारा, उसमें उन्हें गोल्ड टियर में डाला गया है। मतलब अभी भी खत्म नहीं किया है, लेकिन वो बहुत तेजी से इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। हेपेटाइटिस सी क्या है? देखो, हेपेटाइटिस सी जो है वो लिवर में इन्फ्लेमेशन की एक बीमारी है। मतलब लिवर में बहुत तेजी से जलन होने लग जाती है, वो सूज जाता है, कई बार तो उसमें रैशेस हो जाते हैं और घाव भी हो जाता है। इसमें किडनी के फेल होने का खतरा रहता है, जान जाने का खतरा रहता है। हेपेटाइटिस 4 कैटेगरी में पाया जाता है, A, B,
सी और डी? नहीं, डी नहीं, ई। ठीक है, तो हेपेटाइटिस 4 होते हैं, ए बी सी और ई। तो यहाँ पे हेपेटाइटिस सी की हम बात कर रहे हैं। ये जो वायरस है ये एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरीके का होता है। अब क्या अंतर होता है एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज में? देखो, एक्यूट डिसीज जो होती है वो अचानक से पैदा होती है और बहुत ही जल्दी खत्म भी हो जाती है, लेकिन जो क्रॉनिक डिसीज होते हैं वो धीमे धीमे डेवलप होते हैं और कई बार तो उनके सिम्टम्स भी पता नहीं चलते और बहुत लंबे समय तक ये क्रॉनिक डिसीजेस बनी रहती हैं और कई बार तो ये लाइफ लॉन्ग चलती हैं। तो कुछ बीमारियां होती हैं जो एक्यूट डिसीज में आती हैं, कुछ क्रॉनिक डिसीज में आती हैं, लेकिन हेपेटाइटिस सी दोनों में आता है। वो कई बार एक्यूट होता है, अचानक से होकर अचानक से खत्म हो जाएगा, और कई बार वो क्रॉनिक होता है, मतलब हो गया तो लाइफ लॉन्ग चलता है। इसमें कई बार माइल्ड इलनेस होती है और पता भी नहीं चलता। इससे कई बार लिवर में जो सिरोसिस है, मतलब रैशेस आने शुरू हो जाते हैं, और कई बार तो कैंसर भी कॉज कर देता है। ये जो हेपेटाइटिस सी है ये ब्लड बॉर्न वायरस है, मतलब एक इंसान का ब्लड अगर किसी दूसरे इंसान के कांटेक्ट में गया तो उसको हेपेटाइटिस सी हो जाएगा। अब इसमें यह है कि अनसेफ इंजेक्शन अगर किसी ने लगा लिया, जो किसी और को लगा था, जिसको हेपेटाइटिस सी था, फिर किसी और को लगा दिया तो उसको भी हो जाएगा। अनसेफ हेल्थ केयर दिया गया, अनस्क्रीन्ड अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया, वो बॉलीवुड की मूवीज में नहीं देखते हो आप लोग, ये डॉक्टर साहब आप मेरा खून इस पेशेंट को आप दे दीजिए, अब वो उसको बगल वाले खटिया पे वो जाके लेट गया, अब उसकी में सुई लगा दी और दूसरी सुई उसके में लगा दी, अब वो खून फटाफट ट्रांसफर हो रहा है। अरे ऐसे खून नहीं चढ़ाया जाता भाई। पहली बात तो खून मिला ही नहीं तो सामने वाला निपट लिया। अब चलो माना कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो सामने वाले से मिल गया तो वो नहीं भी निपटा, तो फिर क्या हुआ? आपके पास अगर हेपेटाइटिस सी है तो वो उसके पास चला गया, और मामला खाली हेपेटाइटिस सी का थोड़ी है, और भी कोई आपके पास बीमारी है तो वो उसके पास चली जाएगी। तो बिना खून को स्क्रीन किए किसी को चढ़ाया नहीं जाता। वो खाली बॉलीवुड मूवी में ही वैसे चढ़ता है कि दो लोगों को अगल बगल लिटा के एक का खून दूसरे में डाल दिया, ऐसे नहीं होता है। आप ऐसे करोगे तो हेपेटाइटिस सी जाएगा। अगर आपने जो ड्रग यूज वगैरह हैं उसके इंजेक्शंस को सही तरीके से क्लीन वगैरह नहीं किया है, और कोई भी ऐसी सेक्सुअल प्रैक्टिस जिसमें ब्लड का एक्सपोजर आ जाए, तो वहां पर भी देखो हेपेटाइटिस सी के फैलने का खतरा बना रहता है। अब ये कुछ प्रैक्टिसेस यहाँ पे बताई गई हैं कि किस तरीके से जो लिवर है वो इन्फेक्ट होता है और खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। यहाँ पे देखो ग्लोबली 58 मिलियन लोग हैं जिनको क्रोनिक हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन है। 58 मिलियन, लगभग 1 मिलियन लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। मतलब कि यूपीएससी एकमात्र बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इससे भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां दुनिया में अवेलेबल हैं, और हेपेटाइटिस सी यूपीएससी से बड़ी बीमारी है जो बहुत तेजी से फैलती है। अब यहाँ पे देखिए 1.5 मिलियन नए इन्फेक्शंस हैं जो हर साल हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 3.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको हेपेटाइटिस सी हो रहा है, उसमें एडल्सेंट और चिल्ड्रन है, मतलब नई एज के बच्चे हैं ये जो इस इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। अभी जो इजिप्ट को गोल्ड टियर स्टेटस दिया गया है, इसका क्या मतलब है मैं आपको ये भी बता देता हूं। देखो, जो इजिप्ट है वो 100% ब्लड और इंजेक्शन सेफ्टी इंश्योर कर पाया है। मिनिमम 150 नीडल या सिरिंज पर ईयर इस्तेमाल होते हैं किसी भी एक पर्सन के लिए जो हेपेटाइटिस सी से ग्रसित हुआ। 80% लोग जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी वायरस से इन्फेक्टेड हैं उनको डायग्नोज कर लिया जाता है इजिप्ट में, और 70% लोग जो इससे इन्फेक्टेड हैं उन्हें वो ट्रीट भी कर लेते हैं। इसके अलावा जो सैनिटेशन वगैरह है उस पर काफ़ी अच्छा काम किया गया है, सर्विलांस पे काफ़ी अच्छा काम किया गया है, और इसीलिए जो इजिप्ट है उसे डाल दिया गया है किस कैटेगरी में? गोल्ड टियर स्टेटस उसको दे दिया गया है। तो गोल्ड टियर स्टेटस क्या होता है ये आपने यहां पे समझ लिया। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में है। ये बताया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी की मदद से ही जो हमास है उसको फंडिंग मिली, और जिसकी वजह से इजराइल में इतने सारे अटैक्स हो रहे हैं, और इजराइल ने काउंटर अटैक किया है, दोनों ही ओर से लोग मारे जा रहे हैं, और इसका शिकार जो आम लोग हैं वो बन रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने अभी ये बोला कि क्रिप्टो करेंसी ऑलमोस्ट जितना भी फंड किया गया है हमास को, जिस फंडिंग की मदद से वो अटैक कर रहा है इजराइल के ऊपर, उसका 20% तो उसको क्रिप्टो करेंसीज के फॉर्म में मिला है। उनके अकाउंट्स वगैरह जब उन्होंने खंगाले तो ये समझ में आया। रिपोर्ट्स में ये पाया गया कि हमास को एक बहुत बड़ी अमाउंट में फंडिंग हुई है क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में, और उसी फंडिंग की वजह से वो इजराइल के ऊपर इतना ब्रूटल अटैक कर पाया है, और ये एक वॉरफेयर छिड़ गया है। जो ट्रांसफर हुआ है वो बिटकॉइन के फॉर्म में हुआ है, स्टेबल कॉइन टीथर के फॉर्म में हुआ। देखो टीथर एक क्रिप्टो करेंसी है, स्टेबल कॉइन वो कॉइन होता है जिसको किसी न किसी के साथ पैक कर दिया जाता है, कैप कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने टीथर एक क्रिप्टो करेंसी है, उसके प्राइस को आपने गोल्ड के साथ कैप कर दिया तो उसे आप स्टेबल कॉइन बोलोगे। क्रिप्टो एसेट्स और भी हैं जिसमें डॉज कॉइन का भी इस्तेमाल किया गया है, ये भी एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी ही है। तो क्रिप्टो को इसलिए भी परफेक्ट फंडिंग का टूल माना जा रहा है क्रिमिनल्स के लिए, क्योंकि इसके पेमेंट को आप ट्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी है।
जो एक क्रिप्टो करेंसी को दूसरी क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर देती है। क्रिप्टो करेंसी का मामला जो है देखो वो 2013 में शुरू होता है। 2013 में क्रिप्टो करेंसी बहुत ही नेसेंट स्टेज में था। 2014 में इसको मोमेंटम मिलने लगा जब 13 लार्ज और 20 स्मॉल एक्सचेंज खुल गए क्रिप्टो करेंसीज के लिए। जुलाई 2017 में पहला ड्राफ्ट रिकमेंडेशन इंडिया में आया जहां पर यह बोला गया कि जो क्रिप्टो करेंसीज वगैरह हैं इनका इस्तेमाल पूंजी स्कीम के तौर पे हो रहा है तो इसको रोका जाए। दिसंबर 2017 में बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पे गया जहां पर एक बिटकॉइन की कीमत $20,000 तक चली गई। अप्रैल 2018 में आरबीआई ने बैंक्स को यह बोला कि कोई भी बैंक यहां पे क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट नहीं करेगा। कुल मिला के बैन कर दिया गया आरबीआई के द्वारा क्रिप्टो करेंसीज को, ठीक है। और इसके पहले देखो फरवरी 2018 में ही जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, उन्होंने ये बोल दिया था कि बिटकॉइंस इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। 2018 में एक्सचेंज के लिए बोला गया कि प्राइवेट पीयर टू पीयर जो नेटवर्क था क्रिप्टो करेंसी का वो इंडिया में डेवलप होने लगा, लोग इसका इस्तेमाल करने लगे। और 2018 में जो यूनो कॉइन था उसने पहला क्रिप्टो एटीएम इंडिया में खोला। अब देखो इंडिया ने जब बैन कर रखा है तो फिर आप एटीएम कैसे खोल रहे हो? तो यहां पे यूनो कॉइन के जो फाउंडर थे सात्विक विश्वनाथ, उनको गिरफ्तार कर लिया बेंगलोर पुलिस ने कि जब बैन कर दिया गया है तो फिर अपनी मनमानी काहे कर रहे हो आप। जुलाई 2019 में गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर कोई बिटकॉइन वगैरह यूज करेगा तो 10 साल के लिए उसको जेल में डाल देंगे। गवर्नमेंट का एक पैनल आया हुआ था, उसने बिल्कुल तरीके से बैन कर दिया इंडिया में। हालांकि मार्च 2020 में जो एपेक्स कोर्ट था उसने ये बैन हटा लिया और अब इसको रेगुलेट करने पे कंसिडरेशंस चल रहे हैं। क्रिप्टो करेंसीज की देखिए शुरुआत जो होती है, क्रिप्टो करेंसीज को जनरेट करने के लिए बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं और जो कंप्यूटर्स होते हैं इनको कुछ बहुत ही टफ मैथमेटिकल फॉर्मूला सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। और जो मैथमेटिकल फॉर्मूला आप सॉल्व करते हो उसको सॉल्व करने में बहुत बिजली खर्च होती है और इस पूरे सेटअप को लगाने में बड़ा पैसा खर्च होता है। अब वो जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जब आप उसको सॉल्व करते हो तब एक बिटकॉइन जनरेट होता है। अभी जो बिटकॉइन आपने जनरेट किया इस मैथमेटिकल फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए, दुनिया में कई सारे लोगों ने ऐसे कंप्यूटर्स लगा रखे हैं और वो मैथमेटिकल फॉर्मूला सॉल्व करके बिटकॉइन जनरेट कर रहे हैं। अब जो बिटकॉइन जनरेट हुआ है इसको आप अगर ट्रांजेक्शन में लेते हो तो जैसे मान लीजिए आपने एक बिटकॉइन पर्सन ए ने पर्सन बी को दिया, तो ऐसा नहीं है कि पर्सन ए और बी का ट्रांजैक्शन केवल पर्सन ए और बी के बीच में रहेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे गली मोहल्ले में आंटी लोग होती है ना कि आप कोई बात उनसे बोल दो तो पूरे गांव में पूरे मोहल्ले में जाके हल्ला कर देती हैं, बिल्कुल वैसे ही बिटकॉइन का ये पूरा नेटवर्क काम करता है। अगर पर्सन ए ने पर्सन बी को एक बिटकॉइन दिया हुआ है तो इसका हल्ला कई सारे नेटवर्क्स पर हो जाएगा और सभी लोग ये अप्रूव करेंगे कि हाँ ठीक है, एक बिटकॉइन पर्सन ए से पर्सन बी के पास आ चुका है। मतलब इसमें कोई भी सेंट्रलाइज रेगुलेशन नहीं होता, मतलब कोई एक अथॉरिटी नहीं है जो ये बता रही है कि हाँ पर्सन ए ने पर्सन बी को पैसा दे। जैसे अभी क्या होता है कि किसी ने मान लीजिए कि राजू नाम का एक लड़का है, वो अगर रमेश को पैसा देता है तो राजू और रमेश के बीच का ट्रांजैक्शन जो है कौन, बैंक अप्रूव करेगा या आरबीआई अप्रूव करेगी, तो एक रेगुलेटर है। बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता, हजार लोग हैं जो बैठे हैं जो बोलेंगे हाँ जी हमने देख लिया, ए ने बी को पैसा दे दिया, ए ने बी को पैसा दे दिया, ऐसे सब लोग अप्रूव कर देते हैं। तो ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है और आप ये नहीं ट्रैक कर सकते कि कौन सा पैसा कहां से कैसे जा रहा है। और ये जो पूरा ट्रांजैक्शन होता है डिजिटल लेजर में रिकॉर्ड होता चला जाता है जिसको हम ब्लॉकचेन बोलते हैं और दुनिया भर में इसको वेरीफाई कर दिया जाता है। तो जो क्रिप्टोग्राफी है जिसका इस्तेमाल करके इस करेंसी को यूज किया जा रहा है, इससे मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और किसी को नहीं पता चलेगा कि पैसा कहां से आया, किसके पास गया, और इसीलिए टेरर फंडिंग में इसका मैसिव यूज हो रहा है। तो अब आइए चर्चा करते हैं एमसीक्यूज के ऊपर। यहां पर देखिए हेपेटाइटिस के ऊपर हमने क्वेश्चन आर्टिकल देखा हुआ है, तो यहां पर हेपेटाइटिस के ऊपर ही यहां पर क्वेश्चन है जहां पे हेपेटाइटिस और एचआईवी को कंपेयर करके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो बिल्कुल वैसे ही फैलता है जैसे कि एचआईवी फैलता है। अभी जो हमने डिस्कस किया आपको आइडिया लग गया होगा। हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी के कंपैरिजन में उससे थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है। ग्लोबली जो नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्ट होते हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस से, वो जो लोग एचआईवी से इन्फेक्ट होते हैं उनके कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा है। और चौथा यह है कि कुछ लोग जो इन्फेक्ट होते हैं हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से उनके सिम्टम्स कई सालों तक नहीं दिखते। अब यहां पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। मामला यह है कि इसमें से 3 स्टेटमेंट करेक्ट होंगे और एक नॉट करेक्ट होगा। तो कौन सा नॉट करेक्ट है, यही जवाब तो आपको कमेंट बॉक्स में देना है और मुझे पता है आप दे ले जाओगे। यहां पे जो अगला क्वेश्चन है वो बिटकॉइंस के बारे में है जो कई बार न्यूज में देखे जाते हैं। 2016 में ये आया था क्वेश्चन, यूपीएससी ने पूछा था। बिटकॉइंस को सेंट्रल बैंक जो कंट्रीज के होते हैं वो ट्रैक करते हैं। साफ पता चल रहा है क्या होगा जवाब। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास बिटकॉइन का एड्रेस है वो भेज या रिसीव कर सकता है बिटकॉइंस को किसी भी और व्यक्ति से किसी भी बिटकॉइन एड्रेस के ऊपर, ठीक है। एनीवन विद अ बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइंस फ्रॉम एनीवन एल्स विद अ बिटकॉइन एड्रेस। और तीसरा ये है कि जो ऑनलाइन पेमेंट भेजी जाती है
वो बिना किसी साइड की आइडेंटिटी को जाने हुए पूरे ट्रांजेक्शन होते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इधर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। ऑप्शंस आपके पास गिवन है। लास्ट सेशन में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर कैसे पता चलेगा, उसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया था, बहुत अच्छी बात है। और उसका जो सही जवाब है वो मैं टेलीग्राम चैनल में पिन कर दूंगा, भेज दूंगा, और आपको वहां से जाके देख लेना है कि आपने जो जवाब दिया था वो सही है कि नहीं है। एट द सेम टाइम इस सेशन की पीडीएफ भी आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको उसके लिए जो कमेंट एक पिन किया जाता है उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है, उस पर क्लिक करिएगा, टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने उसको ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा हुआ है। आपको वहां से पीडीएफ और इन सवालों के जवाब अगले दिन ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो हमारा आज का ये जो सेशन है वो यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बढ़िया और बेनिफिशियल लगा होगा। मिलेंगे एक और सेशन में कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।